हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने गैस लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन स्टडी किया, जिसमें हमने गैसेस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर्स के बारे में स्टडी की। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा को हमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दैट इज मॉलिक्यूल्स की स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, इनके साथ में रिलेट करने में हेल्प करती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ एजम्पशंस हैं। इन एजम्पशंस में सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि गैस पार्टिकल्स का जो नंबर है, उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है। सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं, इन्हें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इन्हें हम अलग अलग नहीं पहचान सकते। और गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो सभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को फॉलो करते हैं, ऑबे करते हैं। रियल वॉल्यूम, इनके मॉलिक्यूल्स का जो रियल वॉल्यूम होता है वो उनके कंटेनर के कंपेयर में नेग्लिजिबल माना जाता है, दैट इज नेग्लेक्ट किया जाता है। जो कोलिजन्स होता है पार्टिकल्स के बीच में या जो कंटेनर है उसकी वॉल के साथ में, वे सारे कोलिजन्स को परफेक्टली इलास्टिक माना जाता है, दैट इज इनके कोलिजन्स के दौरान कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, ऐसा मानकर चलते हैं। नेग्लिजिबल इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा हम कंसीडर नहीं करते हैं। इन पर ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इन पर ग्रेविटी का, दैट इज जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनकी जो मूवमेंट होती है वो रैंडम होती है, डिसऑर्डर्ड होती है, और किसी भी डायरेक्शन में वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। मैक्सवेल ने इन सारे एजम्पशंस के बेसिस पर एक इक्वेशन ड्राइव किया जिसे हम काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं। इसे हम ड्राइव भी कर सकते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर ये सफिशिएंट है कि हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट भी देख सकते हैं। और उनका इक्वेशन था PV इज इक्वल टू 1/3 mNuRMS स्क्वायर। यहाँ पर P प्रेशर है गैस का, V वॉल्यूम है उस कंटेनर का जिसमें गैस को फिल किया गया है, M मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये थोड़ा याद रखें आप लोग यहाँ पर, और N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। URMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को कहा जाता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्चुअल में URMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है ये आप इसके नेम से समझ सकते हैं कि सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर, उनके नंबर एवरेज, दैट इज नंबर का जो मीन है हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका फिर रूट, इसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक तरह से ये एवरेज जो आपकी स्पीड है सभी मॉलिक्यूल्स को उस टर्म्स में इजी वे में हमने इसको कैलकुलेट किया है। URMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो किसी मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने कहा, किसी भी डायरेक्शन में, दैट इज ये अगर रैंडमली मूव कर रहे हैं तो इसकी इस वेलोसिटी के अगर हम तीन कंपोनेंट्स x, y और z एक्सिस में देखें तो इसके कंपोनेंट्स हम ux स्क्वायर, x डायरेक्शन में कंपोनेंट, y डायरेक्शन में कंपोनेंट और z डायरेक्शन में कंपोनेंट, अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये यहां पर फिक्स्ड है कि सभी जो कंपोनेंट्स है वे आपस में बराबर होंगे। इसीलिए किसी भी एक डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट इस टोटल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का 1/3, दैट इज ux स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां पर ये जो डेरिवेशन आया है वो इसी बेसिस पर है कि जब हम बात करें इस बॉल की, जैसे ये क्यू है, इसमें गैस फील्ड है, अगर ये मॉलिक्यूल इस बॉल पर आके हिट करेगा तो इस बॉल पर प्रेशर क्या होगा। अगर मुझे इस डायरेक्शन में प्रेशर कंसीडर करना है, कैलकुलेट करना है, तो मुझे इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी ही लेनी पड़ेगी, दैट इज मुझे x डायरेक्शन के कंपोनेंट को ही यूज करना है, और x डायरेक्शन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग इज 1/3 URMS स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पर ये 1/3 जो वैल्यू है वो यहाँ पर डेरिवेशन के दौरान आई है। तो हमें डेरिवेशन नहीं करना है, बस आपको ये समझ लेना है कि 1/3 कहां से आया, ये इस तरह से यहां से जनरेट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स 1 मानूं, 1 मोल गैस लेके चलूं, तो 1 मोल गैस का मास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। 1 मोल का मास हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं मोल कंसेप्ट में कि ये मोलर मास कहा जाता है गैस का। तो मैं इस तरह से इसको PV इज इक्वल टू 1/3 mURMS स्क्वायर लिख सकता हूं। यहाँ पर ये n कैपिटल जो है वो मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो URMS क्या होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई करें तो 3 PV/m का रूट। जैसा कि हम लोग जानते हैं गैस इक्वेशन में
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, लेकिन यहाँ पर एन हमने कितना लिया हुआ है 1 मोल, सो दैट इज पीवी की जगह पर हम आरटी पीवी इज इक्वल टू आरटी पुट कर दें तो हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें गैस का प्रेशर या वॉल्यूम मालूम हो, मोलर मास, या फिर हमें गैस किस टेम्परेचर पर है और उसका मोलर मास, तो इस तरह से हम यूआरएमएस के लिए फॉर्मूला भी यहाँ पर याद रखते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, मैं इस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस में पीवी इज इक्वल टू, मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर अगर मैं यहाँ पर वही नंबर ऑफ मोल्स से और ले तो ये मोलर मास एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एम यू आर एम एस स्क्वायर। यहां पर पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू में 1/2 एमबी स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1/2 एमबी स्क्वायर मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू वेलोसिटी। लेकिन यहां पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास है, और ये जो है वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स के केस में एक मीन है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि यहां पर हमें जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, दैट इज इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एवरेज। और ये भी यहां पे बहुत जरूरी है जानना कि ये ड्यू टू मूवमेंट है, इसलिए इसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस फॉर 1 मोल ऑफ गैस, क्योंकि हमने 1 मोल मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, तो इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3/2 पीवी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से पीवी इक्वल टू आर टी, बिकॉज एन जो है वो नंबर ऑफ मोल है, वो 1 मोल है, तो मैं इसे कह सकता हूं इज इक्वल टू 3/2 आर टी। तो किसी भी गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, स्पेशली आप इसको याद रखें, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एवरेज है, ट्रांसलेट एवरेज 3/2 आर टी। यहां से क्लियर है, आर एक कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल आप लोग जानते हैं, तो मैं इसे यहाँ पे कह सकता हूं, इससे क्लियर हो गया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगी और कम करने पर कम होगी, तो गैस की काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज होती है वो गैस की टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर ये 1 मोल के लिए है, अगर मुझे 1 मोल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी करना है कैलकुलेट, देन इट विल बी इक्वल टू 1 मोल के लिए कितना है 3/2 आर टी, तो ये हो जाएगा 3/2 एक्स आर टी। एक्स इज नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स एन है तो एन आर टी, तो यहां पर व्हाट इज एक्स हियर, एक्स इज नंबर ऑफ मोल्स। आप बार बार आप यहाँ पे एन का यूज ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी पहले एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यूज कर चुके हैं, फिर हम इसको नंबर ऑफ मोल्स के लिए फिर यूज करते हैं। हालांकि वो एक नंबर है, बट ज्यादा बेटर है कि आप इस तरह से यूज करें। अगर मुझे 1 मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करना है तो 1 मोल के लिए इतना है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में 1 मॉलिक्यूल के लिए, सो नॉट एवरेज, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल अगर हम बात करते हैं तो 3/2 RT is for 1 mole, so for 1 molecule divide by 1 mole, that is Na। इसे मैं बोल सकता हूं is equals to 3/2 kT। यहां पर जो K है उसे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज K हियर, K is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो है K इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। अभी केटीजी में हमने एक एजम्पशन था कंसिडर किया कि मॉलिक्यूल्स के जो कोलिजन्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि मॉलिक्यूल किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती।
जब भी मॉलिक्यूल का कोलिजन दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलिजन होता है तो 10⁻⁹ सेकंड में ही ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर लेता है, जिसकी वजह से स्पीड दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनकी वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि गैस की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब कांस्टेंट हैं। अगर ये सब कांस्टेंट हैं तो इससे क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड भले ही कांस्टेंट ना हो, लेकिन एक रेंज ऑफ स्पीड के जो मॉलिक्यूल्स जो फ्रैक्शन है जो उसको शो कर रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स शोइंग और हैविंग अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्पीड शुड बी कांस्टेंट। अगर किसी मॉलिक्यूल की स्पीड कम हुई है तो किसी और मॉलिक्यूल की ड्यूरिंग कोलिजन स्पीड बढ़ गई है, लेकिन जो फ्रैक्शन है उस स्पीड को शो करने वाले मॉलिक्यूल्स का, उस रेंज को शो करने वाले मॉलिक्यूल्स का वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पर मैक्सवेल ने एक लॉ बनाया और एक इक्वेशन ड्राइव किया और उसे हम मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड बोलते हैं। इसके उनके अकॉर्डिंग 1/n dnu/du इज इक्वल टू 4πn 2πRT पे पावर 3/2 e पे पावर nu स्क्वायर अपॉन 2RT डॉट u स्क्वायर। यहां पर dnu जैसा कि मैंने आपसे कहा ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो एक पर्टिकुलर रेंज को, जो रेंज हमने यहां पे ली है dnu नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u एंड u प्लस du। u और उससे थोड़ी सी ज्यादा उस इस स्पीड के बीच में जितने मॉलिक्यूल्स स्पीड शो कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल का नंबर dnu है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये फ्रैक्शन ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है जो इस रेंज ऑफ स्पीड को जो शो कर रहा है वो इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया या उन्होंने ड्रैग किया। यहां पर n जैसा कि मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, t टेम्परेचर है एब्सोल्यूट में और m जो है वो मोलर मास है गैस का। अगर हम किसी भी गैस के लिए अगर बात करते हैं, मैंने कहा किसी गैस के लिए दैट इज उसका मोलर मास मैंने यहां पे कांस्टेंट कर दिया, n कांस्टेंट हो गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज मैंने टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लिया। आप इस इक्वेशन में देखें कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमने आप यहाँ पे देखे कंसिडर, तो m जो वेरिएबल हो सकता था डिफरेंट गैसेस के लिए, लेकिन मैंने गैस एक फिक्स गैस ली है तो m कांस्टेंट हो गया। बाकी ये सब कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लिया मैंने और इसके बाद में यहाँ पर भी टेम्परेचर ये सब टोटल कांस्टेंट ये हमने कर लिए। दैट इज अ वेरिएबल क्या बचा, केवल एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और दूसरा u स्पीड। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन जो है किसी भी मॉलिक्यूल का जो पर्टिकुलर रेंज को शो कर रहा है दैट इज, ये भी कांस्टेंट कर दिया हमने। दैट इज फ्रैक्शन जो एक पर्टिकुलर रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। m और t भी हमने कांस्टेंट कर दिया कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यही इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉ है स्पीड्स को लेकर के वो यही बताना चाह रहा है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग हो सकती है, बट किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्पीड को रिप्रेजेंट करता है वो फ्रैक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर वेरी करने पर या गैस चेंज करने पर दैट इज डिफरेंट मोलर मास की गैस लेने पर चेंज होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो फ्रैक्शन है जो इस पर्टिकुलर रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को वो फ्रैक्शन कांस्टेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी भी गैस का 273 केल्विन पर 50% मॉलिक्यूल्स दैट इज फ्रैक्शन में लिया मॉलिक्यूल्स का 50%, अगर वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड शो कर रहा है तो 50% मॉलिक्यूल हमेशा ही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही स्पीड शो करेंगे। वो मॉलिक्यूल चेंज हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल की स्पीड है वो कम हो जाए उस रेंज से बाहर निकल जाए, लेकिन कोई और मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी और वो इस रेंज में आ जाएगा। दैट इज फ्रैक्शन जो है 50% जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को शो कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल ने मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन और उनकी स्पीड के साथ में एक आपका कर्व प्लॉट किया, एक ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया। वो ग्राफ कुछ इस तरह से आया, ये फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर स्पीड, ये स्पीड है हमारी। तो इस कर्व पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें जो उन्होंने कर्व किया, ये कांस्टेंट टेम्परेचर T पर है,
किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए है। तो अगर एक कर्व ड्रॉ किया तो इससे हम ये आपका देख सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बहुत कम है, दैट इज इस रेंज में, ये स्पीड काफी कम है 0 to this, या ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ये स्पीड है यहां से यहां तक, ये स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इनका जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन बहुत कम है। यहां पे हम देखें तो इसका फ्रैक्शन जो इन मॉलिक्यूल्स का इस रेंज में वो भी बहुत कम है। दैट इज मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो स्पीड और वेरी हाई स्पीड, ये ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, उनका फ्रैक्शन बहुत कम होता है। तो जो अगर ऑब्जर्वेशन इस कर्व के हम देखें तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो स्पीड और वेरी हाई स्पीड आर वेरी लो, ये फ्रैक्शंस बहुत कम होते हैं। बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी स्पीड बहुत कम होती है या बहुत ज्यादा होती है। दैट इज लगभग एक एवरेज स्पीड होती है सारे मॉलिक्यूल्स की, एक रेंज होती है, उसके बीच में स्पीड ये शो करते हैं। जो टोटल एरिया अंडर कर्व जो है, ये कर्व इसके अंदर ये जो टोटल एरिया है यहाँ पर इस कर्व के नीचे ये सारा एरिया ये फ्रैक्शन स्पीड के साथ में, दैट इज अल्टीमेटली ये सारे मॉलिक्यूल्स की बात की गई है। तो ये पूरा एरिया जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। जितने मैंने कलेक्शन में मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर गैस का मास फिक्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स है, और अगर उसके कर्व ड्रॉ करते हैं तो हर बार कर्व कैसा भी हो बट उसका एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा और वो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स चेंज किया हमने तो ये एरिया चेंज हो जाएगा। अगर हम आगे बात नेक्स्ट करें तो हमने देख रहे हैं कि एक ऐसी स्पीड है इस पूरी रेंज में, स्पीड की इस रेंज में एक ऐसी स्पीड दी है जिसको मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, ये फ्रैक्शन बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते फ्रैक्शन मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन है। तो ये एक ऐसी स्पीड है जिस स्पीड को मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज मैक्सिमम फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज इस स्पीड को शो करने वाले 5%, 12%, 2% या इधर जो स्पीड होंगे यहाँ पे फ्रैक्शन वो कम ज्यादा होगा, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है वो अबाउट 45%, 40% या जो भी जितना भी फ्रैक्शन है वो मैक्सिमम है। तो वो स्पीड जिसको मैक्सिमम मॉलिक्यूल शो कर रहे होते हैं, जब फ्रैक्शन मैक्सिमम जो जिसको शो कर रहा होता है उस स्पीड को हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, यूएमपी। एमपी मोस्ट प्रोबेबल, तो स्पीड ऑब्टेन्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। है ना गाइस, मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं उस वेलोसिटी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यूएमपी कहते हैं। इससे क्लियर हो गया इस कर्व के अकॉर्डिंग समझे तो भी कि यूएमपी दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पर, दैट इज मैक्सिमा पर, हम लोग जानते हैं एक सिंपल तरीके से कि जो स्लोप होता है वो यहाँ पे इस टेंजेंट का क्या होगा, 0। यहाँ पर स्लोप क्या होगा, 0 इस टेंजेंट का, इस मैक्सिमा पर। या हम इसको मैथ की लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन का अपना फर्स्ट डेरिवेटिव विद वेलोसिटी और विद स्पीड शुड बी 0। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमा पर जो df बाई डी यू है, df बाई डी यू, यहां पर ये f दैट इज फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो df बाई डी यू है वो 0 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो df बाई डी यू में मैं f फ्रैक्शन की वैल्यू पुट करता हूं तो डी यू और f की वैल्यू मैंने यहां से पुट की है। और अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने पर मुझे वैल्यू मिलती है कुछ इस तरह से। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नीट प्रिपरेशन करनी है उन्हें इस डेरिवेशन पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वो बेसिक्स ऑफ मैथ में स्टार्टिंग में पढ़ चुके होते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, लेकिन फिर भी आप यहाँ से डायरेक्ट और इस फाइनल रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। फिर भी जो मैथ्स के स्टूडेंट है एक बार देखें यहाँ पर कि ये आप सॉल्व करने पर ये जब इधर जाएगा तो डिवाइड क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इट इज दिस वैल्यू इज आल्सो विल बी 0। मैंने यहां से u e पे पावर m u स्क्वायर 2rt कॉमन लिया हुआ है तो 2 माइनस m rt बाई u स्क्वायर आपको बचा। आप इसको इधर ले आएंगे डिवाइड करेंगे 0 में तो फिर 0, दिस विल बी 0। सो अल्टीमेटली यहां पर u इज इक्वल टू रूट 2rt बाई m। लेकिन ये u है वो मैक्सिमा पर है, दैट इज इस वेलोसिटी को मैक्सिमम फ्रैक्शन आपका शो कर रहा है मॉलिक्यूल्स का, और उस स्पीड को जिसको मैक्सिमम फ्रैक्शन शो करता है उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर इस मैक्सिमा पर जो u हमें मिला है दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं
एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड एक सिंपल लैंग्वेज, एक सिंपल टर्म है, सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि डी एन यू बाई ये एन है, यहां पर यू डॉट डी एन यू, अब सारी मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज का सम डिवाइड बाई एन। और अगर मैं यहां से डी एन यू बाई एन ये वैल्यू अगर मैं यहां से इसमें पुट कर दूं और पुट करने के बाद मैं इसको इंटीग्रेट करूं, तो ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन सॉल्विंग हमें मिलेगा यू एवरेज इज इक्वल टू 8 RT बाई पाई एम। मैथ के स्टूडेंट इसे सॉल्व कर सकते हैं और बायो के स्टूडेंट्स इस रेट को फाइनली याद रख सकते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि जो एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और अभी हमने पढ़ा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड, तीनों अलग अलग होती हैं और इन तीनों की वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करें तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज टू एवरेज इज टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जो है इनका जो रेशियो है दैट विल बी, हम जानते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2RT बाई एम का रूट 8RT बाई पाई एम इज एवरेज एंड 3RT बाई एम रूट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगर मैं आपसे इससे डिवाइड करता हूं एक लोएस्ट वैल्यू से, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 इज टू 1.128 इज टू 1.224। इससे क्लियर हो गया कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होती है उससे एवरेज स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है और उससे भी ज्यादा होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो यहां पर इससे ज्यादा क्या होगी एवरेज, तो ये यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन शो कर रहा है मॉलिक्यूल्स का ये एवरेज स्पीड है, वी यू एवरेज, इससे ज्यादा होगी रूट मीन स्क्वायर की, ये फ्रैक्शन जो शो कर रहा है वो रूट मीन स्क्वायर है, यू आर एन एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इस तरह से हम इन तीनों स्पीड्स को कंपेयर कर सकते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ स्पीड्स जिसके द्वारा हम गैसेस की और केटीजी में स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब किसी पर्टिकुलर गैस के लिए फॉर अ गैस अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो टेम्परेचर राइज करने पर जैसा कि अभी हमने केटीजी में पढ़ा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी एवरेज बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी बढ़ेगी और इस स्पीड बढ़ने से मतलब हमारा कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो भी इंक्रीज होती है। तो अगर मैं टेम्परेचर T1 से T2 दैट इज मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, T1 से T2 ये कर्व है वो लोअर टेम्परेचर पर है और ये कर्व है वो हाई टेम्परेचर पर है। तो हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी शोन बाय मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो शो कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो पहले थी उससे अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर हमने यहाँ पे राइज किया है। लेकिन दूसरा हम यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजें वो ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का, जो यहां पर हम देखें जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का, जो पहले था लोअर स्पीड को शो करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन वो ये था और अब इसी स्पीड को शो करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है वो अब ये है, मतलब दैट इज कम हो गया। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो फ्रैक्शन था पहले जो शो कर रहा था वो ये था और अब जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स शोइंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो ये है, डिक्रीज हुआ है। इससे क्लियर हो रहा है, पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर हो रहा है यहां पर कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लोअर स्पीड, जो स्पीड कम शो कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन एंड यूएनटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो शो कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ही नहीं इसी विसिनिटी में उसी रेशियो में जैसा हमने पढ़ा यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एज वेल एज एवरेज स्पीड सभी इंक्रीज होंगी और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एनी वेलोसिटी जो फ्रैक्शन है वो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक चीज आप और ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं यहां पर बात करूं इस हायर स्पीड में, तो हायर स्पीड में पहले टेम्परेचर T1 पर लोअर टेम्परेचर पर जो फ्रैक्शन था इस हायर स्पीड को शो करने वाले मॉलिक्यूल्स का वो ये था और अब इसी सेम स्पीड पर अब जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का वो है वो यहां पर ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ
कि लोअर स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स या मोस्ट वेलोसिटी जो है उससे पहले वाले या जो लोअर स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, बट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है वहां पर फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो यहां पर फ्रैक्शन हमेशा कम नहीं होता है, फ्रैक्शन केवल उन मॉलिक्यूल्स का जो कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनका फ्रैक्शन, या जो यूएमपी शो कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन डिक्रीज होता है। बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर एनर्जी, हायर स्पीड इंक्रीजेस। तो यहां पर कौन सा फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है? उन मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज हो रहा है जिनकी स्पीड है वो ज्यादा होगी, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली है कि अगर ये सेम अमाउंट ऑफ गैस के लिए हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कर्व ड्रॉ कर रहे हैं फॉर द सेम गैस, ये कर्व जो है ये किसके लिए? फॉर द सेम गैस, टेम्परेचर डिफरेंट है बस गैस सेम है, एज वेल एज इसमें जो हमने अमाउंट रखा है वो भी सेम है। तो उस केस में अगर अमाउंट सेम दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो ये जो एरिया अंडर कर्व होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिपेंड करता है। इससे क्लियर हो गया कि इस रेड जो कर्व है इसके नीचे जो एरिया होगा एरिया अंडर कर्व, और ये जो ब्लैक कर्व है इसके अंडर एरिया होगा, वो दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखें, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। मैं इस तरह से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जो रेड वाला पार्ट है दिस इज एरिया 1 एंड जो ब्लैक वाला पार्ट है आप उसे कह सकते हो एरिया अंडर कर्व इज 2। तो ये दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे बिकॉज ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ टेम्परेचर हमने चेंज किया है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन फिफ्थ की इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, तो अगर यहां पर गैसेस की हम बात करें डिफरेंट गैसेस की, लेकिन अब यहां पे एट सेम टेम्परेचर, अब टेम्परेचर मैं यहां पे सेम रख रहा हूं और यहाँ पे अमाउंट भी सेम है गैस का, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है, अमाउंट जो है वो भी सेम है गैस का, लेकिन मैंने गैस डिफरेंट की है, दैट इज मोलर मास ऑफ गैसेस का चेंज हो रहा है। तो उस केस में जितनी गैस हैवी होगी उसका कर्व जो होगा वो उतना ही शार्प होगा, और जितना हल्की गैस होगी उतना उसका वाइडर होगा। यहां से क्लियर हो रहा है, आप उसका फॉर्मूला जो है इक्वेशन उससे ले सकते हैं। इससे आप क्लियर हो गया कि जितनी गैस हल्की होती जाती है उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है, और जितनी हैवी गैस होती है भारी होती है इसका मोलर मास ज्यादा होता है उसकी स्पीड उतनी कम होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहाँ पर ये कर्व वाइडर होता जा रहा है, शार्पनेस जो मैक्सिमा की है वो कम हो रही है, सेम थिंग इज हियर। यहाँ पर मोलर मास इंक्रीज होने पर शार्पनेस बढ़ेगी मैक्सिमा की, लेकिन मोलर मास कम होने पर शार्पनेस है वो कम होती जाएगी, और जो कर्व है वो वाइडर होता जाएगा। यहाँ पर अगर मैं नाइट्रोजन के लिए कर्व ड्रॉ करता तो नाइट्रोजन का मोलर मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो उसका जो कर्व है वो नाइट्रोजन के लिए समथिंग ये वो इस तरह से आता। दिस इज फॉर नाइट्रोजन। तो यहां पे एक चीज और ऑब्जर्व करें आप यहां पर कि जो फ्रैक्शन जो है यहां पर आप देखें, जो फ्रैक्शन है जो लोअर स्पीड के मॉलिक्यूल्स का वो भी यहां पर कम हो रहा है। जितनी गैस हल्की हो रही है उतना ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर स्पीड वो कम है, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड, ये फ्रैक्शन जो है यहां पर ये फ्रैक्शन, ये दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड, इस स्पीड की रेंज में, और लोअर में ये फ्रैक्शन है आप देखें यहां पर इससे ये फ्रैक्शन ज्यादा है। और यही पे हम कंपेयर करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का फ्रैक्शन है वो लोअर स्पीड में ज्यादा है। दैट इज जितनी गैस हल्की होगी उसकी हायर स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसमें, और जितनी गैस भारी होगी उसमें लोअर स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो इससे क्लियर हो गया जितनी गैस हल्की होती है उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है, वो उतनी ही जल्दी उसका डिफ्यूजन हो जाता है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट और एक स्टडी करें, डिस्कस करें नेक्स्ट, कि हमने टेम्परेचर चेंज किया, कर्व स्टडी किया हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए हमने मास मोलर मास चेंज किए, फिर कर्व किया, लेकिन अगर इफ T/m दैट इज टेम्परेचर और ये जो रेशियो है इससे अगर ये सेम है तो देन कर्व विल बी सेम। तो कर्व यहां पर जो आएगा इसका वो क्या होगा, वो भी सेम होगा। मेरा कहने का मतलब सिंपल इतना है कि अगर कर्व ऑफ O2 at T Kelvin
एंड कर्व ऑफ SO2, यहां पे इसका मोलर मास 32, इसका 64, 2 टाइम्स हुआ, तो टेम्परेचर में 2 टाइम्स कर दो, दैट इज 2T। रेशियो जो यहां पर होगा m/T का, वही रेशियो भी यहां पर होगा, क्योंकि हमने मोलर मास डबल हुआ, यहां पर टेम्परेचर डबल हुआ है, तो रेशियो सेम होगा। तो इन दोनों के लिए अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो बोथ विल बी सेम, दोनों कर्व जो होंगे वो एक ही जैसे होंगे। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि अगर कर्व में ड्रॉ करता ये वैल्यूज लेकर के, तो अगर ये कर्व आ रहा है तो यही कर्व आपका ऑक्सीजन के लिए T केल्विन पर और यही कर्व SO2 के लिए 2T केल्विन पर होगा। इज दैट क्लियर? है ना स्टूडेंट्स? अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि हीलियम का कर्व 300 केल्विन पर और ऑक्सीजन का एक अननोन टेम्परेचर पर कर्व जो है वो सेम है, तो बताइए कि ये आपका टेम्परेचर कितना हुआ। तो बहुत सिंपल है, रेशियो अगर सेम होगा तो कर्व सेम होगा। तो यहां पर हीलियम का मोलर मास 4, ऑक्सीजन का 32, मोलर मास अगर यहाँ पे 8 टाइम्स हुआ है तो टेम्परेचर भी यहाँ पे 8 टाइम्स होना चाहिए, दैट इज 8 3 2400 केल्विन पर। अगर हम सेल्सियस में बात करते हैं तो हम इसे कह सकते हैं 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कर्व आएगा ऑक्सीजन का, वही कर्व हीलियम का होगा 300 केल्विन पर। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है स्पीड्स का, उसके बेसिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।